अस्सलाम वालेकुम, आदाब अर्ज़ है जी डियर लिसनर्स। कहिए कैसे हैं आप सब, क्या हाल अहवाल हैं। दुआ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। और जी जनाब, नावल की नेक्स्ट एपिसोड के साथ हाज़िर हूँ। नावल का नाम है पलकों से उठाऊँ उसको। मुसन्निफ़ा है रिफ़त सिराज और आप सुनने जा रहे हैं किस्त नंबर 12। ज़ैन मेरी जान, ये क्या किया। हमेशा मना करती हूँ कि 80 से ऊपर स्पीड ना करो, कार कंट्रोल रहती है। ज़रूर तुम बहुत ओवर स्पीड ड्राइव कर रहे थे। अर्शिला आंसू भरी आंखों से ज़ैन को देखते हुए कह रही थी और बेकरारी से उसका हाथ अपने हाथों में लिए चूम रही थी। मॉम, मेरी कार ओवर स्पीड नहीं थी। पीछे से 2 GLI चेज़ करती हुई आ रही थी। दोनों ओवर स्पीड थीं। ऐसा लगा वो मुझे उड़ा कर रख देंगी। मैंने फ़ौरन अपनी कार साइड की तो वो वुडन केबल से टकरा कर उलट गई। ज़ैन सांस लेने को रुका, जैसे उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही हो। अर्शिला बेकरार होकर फिर ज़ैन का हाथ चूमने लगी। थैंक गॉड, मेरे बेटे की जान बच गई। इस तरह के लेट आवर्स में लोग ड्रिंक होकर भी ड्राइव कर रहे होते हैं। यूँ समझो पागल रोड पर मौत का खेल खेलते हैं। मैं हमेशा मना करती हूँ कि रात 11 बजे के बाद घर से निकलने की ज़रूरत ही नहीं। अर्शिला ने दुखी नज़रों से ज़ैन की दाएं कलाई पर चढ़े प्लस्तर और पेशानी पर बंधी पट्टी की तरफ देखा। फरी ने कॉल करके बुलाया था। उसके पेरेंट्स आउट ऑफ सिटी थे। वो बहुत डिप्रेस्ड थी। उसके अंकल की अचानक डेथ हो गई है। ज़ैन ने उखड़ी उखड़ी सांसों के साथ बहरहाल अपना जवाब मुकम्मल किया। एक्सक्यूज़ मी मैम, आप पेशेंट को रेस्ट करने दें। 10 मिनट पहले तो इन्हें होश आया है। नर्स को बुलाकर मुदाखलत करना पड़ी। पेशेंट बोलने से हार मान रहा था। ना अटेंडेंट को सूरत हाल की संजीदगी से कोई लेना देना था। सॉरी, मैं बेटे की हालत देखकर कुछ इमोशनल हो गई, अर्शिला ने खड़े होकर कदरे शर्मिंदा अंदाज में कहा था। ज़ैन बेहाल था, ज़बरदस्ती बातें कर रहा था। वक्फा मिलते ही वो नींद में चला गया। आंखें बंद, मुंह खुला हुआ था। रफ़ा दर्द के लिए दिए जाने वाले इंजेक्शन का असर तो बहरहाल गालिब आना ही है। अर्शिला उठकर रूम से बाहर आ गई। टूटू से बातें करके खुद को हल्का करने की सोच आई थी, मगर रात के आखिरी पहर, जबकि थोड़ी देर बाद सुबह दस्तक देने वाली थी, उन्होंने अपना इरादा मौखिर कर दिया। उसकी नींद ख़राब करने से हाल बदल तो नहीं जाएगा। वो आहिस्ता कदमों से लाउंज की तरफ जाते हुए सोच रही थी। एक रूम में मम्मी, दूसरे रूम में ज़ैन। उन्हें आने वाले बामुशक्क़त लम्हात अफरीत बनकर डरा रहे थे। जब जी सकते हैं ना मर सकते हैं तो क्या करते हैं, वो खुद से सवाल कर रही थी। बेटा, डॉक्टर के पास लाजमी जाना है, उसे हल्का ना लो। सुना है इंसानी दांतों से लगा हुआ कट बहुत ख़तरनाक होता है, शम्सा बड़ी सादगी से कह रही थी। वासिफ जाग चुका था मगर बेड पर ही था। माँ की बात सुनकर एक तल्ख मानी ख़ैज़ मुस्कुराहट उसके होंठों पर खेलने लगी। बाज़ इंसान सांप से ज़्यादा जहरीले होते हैं माँ। गायबाना डंक मारते हैं और रग रग में जहर उतार देते हैं। वो चंद सानिये को रुका। जैसे गायबाना नमाज जनाजा का सवाब मैयत को पहुँच जाता है। अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, शम्सा ने टहल कर तौबा इस्तग़फ़ार की। सुबह सुबह मैयत, नमाज जनाजा की बातें। वासिफ अपनी धुन में मामूल के मुताबिक उठने लगा तो बाजू में एक शदीद दर्द की लहर ने उसे दोबारा सर तकिए पर रखने पर मजबूर कर दिया। शम्सा उसकी हल्की सी कराह पर तड़प कर निढाल हो गई। हिम्मत करके फ़्रेश हो जाओ, नाश्ता कर लो, फिर मैं तुम्हें अस्पताल लेकर चलती हूँ। उन्होंने झुककर उसकी पेशानी पर बिखरे बाल मोहब्बत से समेटे। माँ, आप स्कूल जाएँ, मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ जो आप परेशान हो रही हैं। अब वासिफ कदरे झल्ला कर बोला था। शम्सा की शक्ल ही ऐसी बनी हुई थी गोया वो अस्पताल की एमरजेंसी में बैठी हुई हों। खुदा न खास्ता, मैं ईमेल जनरेट कर चुकी हूँ, आज छुट्टी पर हूँ, मेरी फ़िक्र ना करो। मैं हर सूरत तुम्हारा चेकअप करवाऊँगी, चाहे तुम चीख चिल्लाकर दीवारें गिरा दो। शम्सा ने शायद पहली बार खुद को इतना मजबूत ज़ाहिर किया था कि वो वासिफ की कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। उनकी हालत उस मुतासरा शख्स के जैसी थी जो अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी बचाने के लिए लुटेरों से जंग पर तैयार हो जाता है। वक्ती तौर पर उसके सारे खौफ अपनी मौत मर जाते हैं। वो जीने के लिए भी आज़ाद हो जाता है और मरने के लिए भी। वो दर्द से निढाल वासिफ पर अपने जज्बाए की कुव्वत से गालिब आ गई थी। वासिफ की नहीं मामता की शिद्दत के सामने ऐसी ही थी जैसे तूफ़ान की ज़द में आया हुआ तिनका। ठीक है माँ, चलते हैं। 1 लाख झूठ बोलने के लिए तैयारी कर लें। उसने कोहनी पर दबाव डालकर उठने की तैयारी की। 1 लाख झूठ? शम्सा ने ताज्जुब से उसकी शक्ल देखी। क्या बताएंगी डॉक्टर को? मेरी एक फुल पागल भतीजी है, उसने मेरे बेटे को काट लिया। आप उस जहरीली लड़की के कांटे का इलाज कर दें। ये तो मैंने सोचा ही नहीं कि डॉक्टर को क्या बताएंगे। शम्सा उठते उठते बैठ गई और बेइख्तियार सीने पर हाथ रख लिया। अब चेहरे पर बेबसी के तासुरात नुमाया हो रहे थे। सीधा सीधा पुलिस केस है और पुलिस का आपको पता है, वो कहेगी लड़की ने काटा है, इसका मतलब है लड़का सही नहीं है। उसने आखिरी अल्फाज माँ से नज़र चुराते हुए अदा किए और फ़ौरन वाशरूम की तरफ बढ़ गया। लड़का सही नहीं है,
खामोश बारूद को माचिस की तीली दिखाकर वासिफ वाशरूम का दरवाज़ा बंद कर चुका था। शम्सा हक दक बैठी थी। सेल फोन की रिंगटोन से फरी की नींद टूटी तो यूं लगा जैसे अभी अभी सोई थी और आंख खुल गई। उसने शदीद कोफ्त के आलम में इधर उधर हाथ मारकर सेल उठाने की कोशिश की, जो उसके झंझलाकर हाथ मारने की वजह से दूर हो गया था। उसने करवट लेकर खुद को सेल से करीब किया और औंधी लेटी हालत में ही उठाकर स्क्रीन को देखा। चैन, ओ गॉड, ये चैन से सोता क्यों नहीं? इतनी ड्राइव करके थकता नहीं? उसने नींद के गलबे से निजात हासिल करने की कोशिश करते हुए जैसे चिढ़कर उसकी कॉल रिसीव की थी। हेलो, छुट्टी कर लो, सो जाओ, मुझे भी सोने दो। उसने बड़ी बेमुरव्वती और बदलिहाजी से जो कहना था कह दिया, मगर फ़ोन बंद नहीं किया। हेलो हेलो, जैन की मदद बात कर रही हूँ। जैन अस्पताल में एडमिट है। तुम्हारे घर से आते हुए रात उसका एक्सीडेंट हो गया था। अर्शिला की निढाल आवाज़ फरी की समात से टकराई तो फरी उछलकर घुटनों के बल बैठ गई। ओह सॉरी आंटी, वो जैन के नंबर से कॉल आई ना तो मैं समझी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी आंटी, प्लीज़ मुझे बताएं उसकी तबीयत कैसी है? वो किस अस्पताल में एडमिट है? बस मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी। आई एम शॉक्ड आंटी, मैं खुद को कंपोज नहीं कर पा रही। ज़्यादा सीरियस बात तो नहीं है ना? लफ्ज़ एक्सीडेंट सुनकर तो फरी गोया हवास खो रही थी। एक सांस में बोलती चली गई, जैसे अर्शिला की कोई बात सुनने से दिलचस्पी ही नहीं थी। मेरा बेटा बहुत स्ट्रेस में ड्राइव कर रहा था। उसे तुमने कॉल करके खुद अपने घर बुलाया था, अपने कज़न से उसकी इंसल्ट करवाने के लिए। अर्शिला अपना ज़हनी दबाव फरी की तरफ शिफ्ट करने लगी थी। आंटी, वो पागल है। फरी ने कुछ वजाहत करने की कोशिश की, मगर अर्शिला ने फ़ौरन उसकी बात काट दी। पागल को पागल खाने में रखते हैं, तुमने घर में रखा हुआ है। मेरे बेटे की रिस्ट फ्रैक्चर हुई है। ग्रेट लॉस, ठीक हो जाएगी मगर पहले जैसी तो नहीं होगी। कुल असासा है मेरा। इतने सिविलाइज्ड लोग हो तुम, पागलों को घर में रखते हैं। ट्रीटमेंट कराते हो ना, पागल खाने में जमा कराते हो। अपने फादर से बोलो अपनी बेटी का ख्याल करें, पागलों के साथ रखा हुआ है। उसके साथ ही अर्शिला ने अपनी तरफ से फ़ोन बंद कर दिया था। फरी तो एक शानदार औरत का नया रूप जानकर हक्का बक्का सी होकर रह गई थी। ज़िंदगी में पहली बार किसी ने उसे बेभाव की सुनाई थी। उसे बेड से उतरकर वॉशरूम तक जाना ऐसा ही लग रहा था जैसे वो किसी प्रोजेक्ट पर काम का आगाज़ करने की नीयत कर रही हो। टूटू तो अपने तौर पर खुद ही अर्शिला के घर आ गई थी। ये उसके मामूलात का हिस्सा था, मगर अब समीना के सामने हक्का बक्का बैठी थी। मारिया बता रही थी कि मैम रात 2 बजे अस्पताल गई थी। मारिया तो यही बता रही है कि मामूली सी इंजरी है। समीना बेड पर तकिए के सहारे बैठी कमज़ोर और नहीफ आवाज़ में बता रही थी। मामूली सी इंजरी है तो अब तक तो घर आ जाना चाहिए था। इस पर से वो फ़ोन ऑफ करके बैठी है। टूटू को तरह तरह के वहम परेशान करने लगे। पहला ख्याल तो यही आया कि समीना की हालत के पेश नज़र उन्हें मुकम्मल मामलात से महरूम ही रखा गया होगा। अल्लाह जाने किस मुश्किल में फंसी हुई है और इतनी बहादुर कब से हो गई कि अकेले ही सब कुछ फेस कर रही है। वो तो अपॉइंटमेंट ना मिलने पर भी टूटू के सामने दुहाई देती है। ख्वाहिश के सामने मज़ाहमत खड़ी हो तो खुद लंबी लंबी लेट जाती है। आपसे कितनी बार कहा है अर्शिला की शादी कर दें। हस्बैंड फुल टाइम जॉब होता है, बिज़ी हो जाएगी। मैं तो खुदा से यही चाहती हूँ। समीना ने टूटू की बात काट कर गोया तड़प कर कहा था, जैसे टूटू ने उनके दिल की बात कही हो। तुमसे कहा तो है कोई ढंग का रिश्ता तलाश करो। मैं कब तक बैठी हूँ? तुम भी यूरोप जाती रहती हो, क्या करेगी ये मेरे बाद? समीना मुतफक्कराना अंदाज में टूटू की तरफ देख रही थी। अब तक 5 बंदों से उसे मिलवा चुकी हूँ आंटी। एक बोलता बहुत था, दूसरा वेल ड्रेस्ड नहीं था, तीसरा अफ़गानी लुक देता था, चौथा बेचारा कैम्ब्रिज पढ़ा हुआ नहीं था, देसी अंदाज में इंग्लिश बोलता था, क्लिफ्टन में उसका आलीशान घर भी दिखाया था। 5वें की शक्ल पर क्लास नहीं थी, ऊपर से शर्ट पहन कर आ गया था। बोलते बोलते टूटू ने गोया थक कर अपना सर पकड़ लिया था। वो करना ही नहीं चाहती, ये सब बहाने हैं। समीना ने हाथ में पकड़े ग्लास में से मशरूब का एक घूंट हलक से नीचे उतारा। हाँ तो फिर क्या करें आंटी, एक खिलौना तो उठा लाई थी, बस खेल रही है। टूटू ने झिंझला कर कहा। राब्ता ना होने की वजह से वो अपने किसी काम की नहीं रही थी। परेशानी उठाने के लिए तो अस्पताल का नाम ही काफ़ी है। बहुत बड़ी भूल हुई है मुझसे, मगर मैं क्या करती। सोचा था बच्चे की वजह से सरवाइव कर जाएगी, पागल होने से बच जाएगी। जाने किस हसब नसब का है, क्या आगा पीछा है। मेरे बाप दादा पर दादा की कमाई उस बेनाम के हाथों में चली जाएगी। समीना की आवाज़ भराने लगी। कम ऑन आंटी, मालो दौलत तो ज़िंदा इंसान को सपोर्ट करता है। हमारी किसी भी चीज़ से किसी का अच्छा हो जाए तो समझें हम बहुत ही ब्लेस्ड हैं। लोग तो अपनी ज़िंदगी में ही अपना सब कुछ ट्रस्ट कर देते हैं। आप इस बारे में इतना ना सोचा करें। आप दोनों की वजह से कोई लावारिस होने से बच गया, कितनी बड़ी नेकी है। टूटू अब अपनी जगह से उठकर समीना को बहुत प्यार से यूँ समझा रही थी जैसे खिलौना टूटने पर बच्चे को संभाला जाता है। समीना ने कुछ कहने के बजाय हाँ में सर को जुम्बिश दी। टूटू प्लीज़ चेक करो उसका फ़ोन ऑन हुआ या नहीं। कैसी बेटी है, बेड पर पड़ी माँ का एहसास नहीं। वो बदिक्कत गोया हुई। टूटू अपने ध्यान से चौंक कर जल्दी से अर्शिला का नंबर मिलाने लगी।
उसी लम्हे मारिया कमरे में दाखिल हुई। उसके हाथ में छोटी सी ट्रे थी जिसमें फ्रेश जूस के 2 ग्लास रखे हुए थे। टूटू एक ख्याल के तहत चौंक पड़ी थी। उसने सेल फोन पर कार्रवाई रोक कर मारिया की तरफ देखा था। अरे मारिया, अर्शी ने तुम्हें बताया होगा ना वो किस अस्पताल जा रही है? समीना भी यकलख्त पुरजोश और पुरुम्मीद होकर मारिया की तरफ देखने लगी। सॉरी मैम, वो बहुत जल्दी में थी, बस उन्होंने सिर्फ इतना बताया कि जैन का एक्सीडेंट हो गया है, अस्पताल जा रही हूँ। वो तो अपना सेल फ़ोन भी बेडरूम में भूल गई थी, वो मैंने संभाल कर रख दिया। ये सुनकर तो टूटू ने अपना सर ही पीट लिया। मैं इतनी देर से ट्राई कर रही हूँ मगर उसका फ़ोन तो पावर्ड ऑफ है। टूटू ने उलझकर मारिया की तरफ देखा। जी मैम सोने से पहले फ़ोन ऑफ कर देती हैं, वो मेडिसन लेकर सोती हैं। मारिया ने टूटू और समीना के फ़िक्रमंद चेहरों पर नज़र दौड़ाते हुए तवक्कुफ़ किया था। मैम आप जैन के नंबर पर ट्राई करें, उसका सेल तो शायद मैम के पास ही होगा। मारिया का मशवरा गोया बहुत कामयाबी के साथ हंगामी लैंडिंग हो गई। ओह थैंक यू मारिया, मैं तो नर्स को वैसे ही फरिश्ता कंसीडर करती हूँ, मगर इस वक्त तो तुम वाकई फरिश्ता बनकर सामने आई हो। टूटू जल्दी जल्दी जैन का नंबर सर्च करने लगी। समीना के तने हुए एसाब भी ढीले पड़ गए थे। मारिया ने उन्हें जूस पेश किया तो उन्होंने सुकून के आलम में गिलास उठा लिया था। हेलो अर्शी, इस वक्त कहाँ हो? टूटू का राब्ता अर्शिला से हो चुका था। वो बहुत पुरजोश आवाज़ में अर्शिला से मुखातिब थी। यार हद होती है, कम से कम तुम्हें मम्मी का तो सोचना चाहिए, वो बेड रेस्ट पर हैं। वो बोलते बोलते रुककर अर्शिला की बात सुन रही थी। मेरी बात कराओ, समीना ने नहीफ आवाज़ में टूटू को अपनी तरफ मतवज्जा किया। मगर टूटू अर्शिला की बात सुनने में महव थी, फिर यकलख्त उठ खड़ी हुई। आंटी मैं अर्शी के पास जा रही हूँ, डोंट वरी, सब खैरियत है, मैं अर्शी और जैन को लेकर आती हूँ। ये कहकर टूटू अपना शोल्डर बैग उठाकर बाहर निकल गई थी। तुमने देखा टूटू को, कितनी मजबूत और बाहिम्मत है। एक मेरी बेटी है जिसे आज भी इसी तरह संभालती हूँ जिस तरह डिलीवरी के बाद गोद में लेकर घर गई थी, अभी तक मेरी गोद में है। समीना ने तासुफ भरे अंदाज में कहकर एक आहें सर्द भरी थी। मारिया का मुकाम नहीं था, वरना वो ज़रूर बोल पड़ती कि जब आप एक ज़िंदा इंसान को उसका अपना दिमाग इस्तेमाल करने की इजाज़त ही नहीं देते तो उसे अजीमुशान उम्मीदें क्यों जोड़ते हैं। वो सिर्फ सोच सकी, जैसे कि मैं आपको ये सब कह दूं जो मैं सोच रही हूँ तो यकीनन मैं नौकरी और घर दोनों से निकाल दी जाऊँगी। वो समीना के हाथ से गिलास लेते हुए सोच रही थी। फरी सालार साहब को साथ लेकर अस्पताल पहुंची थी। हालांकि वो ऑफिस जाने के लिए कार में बैठ चुके थे, लेकिन जैन के एक्सीडेंट का सुनकर वो इतने ज़्यादा सदमे में आ गए थे कि खुद ही अपनी सारी सरगर्मियां मौकूफ़ कर दी थी। फरी ने इस वक्त बाप को बतौर ढाल साथ लिया था कि अर्शिला की गुस्से भरी आवाज़ से वो अंदर से सहम कर रह गई थी। जैन गहरी नींद में था। अर्शिला खुद दोनों बाप बेटी से मिलने लाउंज में आ गई थी। मूड ख़राब था मगर शाइस्तगी का दामन थामे रहीं। अलबत्ता जब अर्शिला ने बहुत नरम लहजे में नहायत सख्त बात की कि इतना हाई फाई स्टेटस है आपका और इतने गलत फ़ैसले करते हैं, पागल बंदे को अपने घर में रखा हुआ है, खूबसूरत जवान बेटी घर में है, तो सालार साहब गोया गड़ कर रह गए थे। इस मुल्क की 2% मराहत याफ्ता आबादी की एक नुमाइंदा उनकी बेटी के सामने बेइज्जत कर रही थी। सालार साहब, जैन की वजह से मैंने अपना बहुत कुछ हारा है, ऐसा कुछ सेक्रीफाइस किया है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये मेरा कुल असासा है। वो बहुत तमीज़ के साथ पथराव कर रही थी। थैंक यू, आप लोग तशरीफ़ लाए। आपसे रिक्वेस्ट है कि अपनी बेटी को रोकें, ये फ्रेंडशिप आज के बाद कंटिन्यू नहीं होगी। आई एम सॉरी सालार साहब, मैं इससे ज़्यादा आपको इंटरटेन नहीं कर सकती। ये कहकर अर्शिला वापस पलट गई थी। 20 साल से यस सर, ओके सर सुनने वाले सालार साहब बेटी के सामने बेइज्जत हुए थे। कोई हाल था। खुद को संभालने की नीयत से उन्होंने ब्लैक प्लास्टिक की कुर्सी का सहारा लिया था। ज़हनी अजियत की वजह कोई भी हो, याद बदतरीन दुश्मन ही आता है। माजी के सारे ज़ख्म आंखें मलते हुए जाग पड़ते हैं। फरी तो गोया सांस रोके खड़ी थी। सालार साहब फौरी कदम उठाने की हालत में नहीं थे, बेटी से भी नज़र चुरा रहे थे, सांस की तरतीब भी दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे थे। फरी बाप का हाल महसूस कर रही थी। यही होता है, हिमालय से ऊंची अना चोट खाने के बाद पैंतरे बदलने लगती है, फ़ौरन के फ़ौरन कोई मसला तख्लीक करके अपने दांत तेज़ करने लगती है। फिर उसे एक नई मुश्किल के शिकार की ज़रूरत होती है जिसकी हड्डियां मज़े ले लेकर चबाए। अना एक डायन है जिसे बातनी सुख से नफ़रत है, इंसान के बातिन में दोज़ख भड़काकर रक्स करती है, तमाशबीनों को हाथ पकड़ पकड़ कर अपनी तरफ खींचती है। तुम भी आओ, आओ मैं तुम्हें बताती हूँ जलकर भस्म कैसे होते हैं। आओ मैं तुम्हें सिखाती हूँ मसले से नया मसला कैसे निकालते हैं। ये कोई मुश्किल काम नहीं, बस अपने आप से कभी ना मिलो, दूसरों के ऐब छांटते रहो, केले के छिलके से फिसल कर गिरो और छिलका फेंकने वालों को कोसो, बद्दुआओं की आंधियाँ चला दो। बस खुद कभी ना सोचो कि तुम्हारे पास भी तो 2 आँखें थीं, देख कर चल सकते थे। दिमाग किसी दुश्मन में अटका हुआ था या किसी माशूक के जलवों में, बस खुद से बेखबर थे, अपना आप गुम किया हुआ था। तुम किस कदर मज़लूम हो, कितने किस्मत के मारे हुए हो।
हासिद ने जादू कर दिया, वरना तुम तो बहुत अच्छे हो। लगाई बुझाई करने वालों ने निढाल कर दिया, वरना तुम तो खुद इतने अजीम हो कि पानी के बजाय दूध से नहाते हो। सालार साहब के जहन में कुछ इंतहाई कर गुजरने का बेरहम जज्बा सर उठा रहा था। इतनी बेइज्जती, वो भी अवामी जगह पर, उस पर मस्तजाद एक औरत के हाथों, वो भी जवान बेटी के सामने। जी चाहता था घर पहुंचते ही लॉकर में रखा लाइसेंस याफ्ता पिस्टल निकालकर तबाही मचाने वाले वासिफ का सीधा निशाना लेकर पिस्टल खाली कर दें। मर्द की अना, फिर अफसर की अना, फिर अफसरों के अफसर की अना। इतनी अनाओं की भीड़ में रूह मादूम हो जाती है, दिमाग रह जाता है, और दिमाग जो आदम और हव्वा को जन्नत से निकलवा कर ही दम लेता है। सालार साहब का सर इतना झुका हुआ था कि ठोड़ी सीने से जा लगी थी। पहली नज़र में सोए हुए बंदे का मुगालता होता था। पापा चलें। फरी को अब सालार साहब की हालत देखकर खौफ महसूस होने लगा था। उसने हिम्मत करके चंद अल्फाज बमुश्किल अदा किए थे। चलते हैं। वो गोया चौंक कर नींद से जागे थे। फरी ने बाप का बाजू थाम लिया, यूं जैसे उन्हें उठने में मदद दे रही हो। सॉरी पापा, मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि आंटी हमें इस तरह ट्रीट करेंगी। एक्सट्रीमली सॉरी पापा। फरी रोने जैसी हो गई। सालार साहब दोनों हाथों से घुटनों पर वज़न डालकर खड़े हो गए। लाउंज में 8-10 लोग आकर बैठ चुके थे और सालार साहब के अंदाज से उन्हें कोई पेशेंट ही समझ रहे थे, किसी की खसूसी तवज्जो नहीं थी। फरी अब मुजरिमों की तरह सर झुकाए बाप का बाजू पकड़े बाहर की तरफ जा रही थी। घर वापस आकर फरी सीधी अपने कमरे में चली गई थी। उसे बहुत रोना आ रहा था। रास्ते भर वो आंसू पीती रही थी। सालार साहब की गहरी खामोशी उसे खाए जा रही थी। 15 किलोमीटर के सफ़र के दौरान सालार साहब ने हूँ या चूँ भी नहीं की थी। इस गहरी खामोशी की वजह से फरी को अनजाना सा खौफ भी महसूस हो रहा था और यकीन हो चला था कि आज वासिफ का इस घर में आखिरी दिन है। बाप ने ढाल था, ज़ख्मी दोस्त की अयादत भी ना हो सकी। कमरे में पहुंचकर उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या करे। अपने सेल फ़ोन में ख़ुद को मसरूफ़ करना चाहा तो यकदम अंसर का ख्याल आया। यह फितरी अमल है, सुकून की तलाश में इंसान अपने किसी करीबी ताल्लुक़ की तरफ ही मतवज्जा होता है। अंसर ने उसकी रूमानवी हिस्स तो बेदार कर ही दी थी। उसी के ध्यान से तकवीत पहुंची। उसने उसे फेसबुक पर कॉल की पहली कोशिश की और वीडियो कॉल की थी। चंद सेकंड कॉल रिसीव होने का इंतज़ार भी सदियों का सफ़र लग रहा था। जागती हालत में घंटे भर की खामोशी किसी अजाब से कम नहीं थी। कॉल रिसीव हो गई। अंसर का मुस्कुराता हुआ चेहरा सामने आ गया। हेलो, कैसी हो स्वीट हार्ट। मुस्कुरा भी रहा था और हाथ भी हिला रहा था। जेट ब्लैक टी शर्ट में उसकी गुलाबी रंगत शीशे की तरह चमक रही थी। स्वीट हार्ट, एकदम इतनी बेतकल्लुफ़ी। अभी बाकायदा प्रपोज़ल डिस्कस भी नहीं हुआ। स्वीट हार्ट कहने वाला ये पहला नौजवान था जो दर हकीकत उसके ख्वाबों का शहज़ादा था, मगर उसने तो ये जाहिर नहीं किया था कि वो उसके ख्वाबों का शहज़ादा है। हाय, उसने खुद काल मिलाई थी, मुस्कुराकर जवाब तो देना था। आई एम सो फाइन। उसे मुस्कुराते हुए झूठ बोलने का पहला तजर्बा भी हुआ। दिमाग की दही जमी हुई थी और सो फाइन कहना पड़ रहा था। आई स्वेयर, मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। वहाँ दिन चमक रहा है, यहाँ रात हो रही है, और रात हो रही है और बात हो रही है, वरना आज तो दिन इतना बिजी था कि लंच करना भूल गया। ये कहकर अंसर धीरे से हंस दिया। अच्छा, आपको लंच डिनर याद आता है तो करते हैं, हमें तो भूख लगती है तो याद आ जाता है कि खाना नहीं खाया। फरी ने शगुफ्तगी का मुजाहरा करके साबका कैफियत से जान छुड़ाने की कोशिश की। फरी की बात पर अंसर का कहकहा बहुत जानदार था। फरी एक सानिये के लिए मबहूत सी रह गई। चमकते हुए खूबसूरत दांत, भरपूर मर्दाना कशिश का हामिल कहकहा जो धड़कनों को बेतरतीब करने की सलाहियत रखता था। बेबी यू आर वेरी वेरी इनोसेंट, वो बोला। तुम इतनी नेचुरल हो कि तुम्हें पेंट करने को दिल चाहता है, मगर मेरी ड्राइंग कभी अच्छी नहीं रही, इसलिए चाहत के बावजूद तुम्हें कभी पेंट नहीं करूँगा। पता चला पेंट फरी को किया और नज़र क्वीन मैरी आ रही है। अंसर बहुत शौक़ से फरी का चेहरा देख रहा था। क्वीन मैरी? ये कहाँ की क्वीन है? फरी सचमुच उलझ गई। ब्रिटिश एम्पायर की निशानी है। इतनी मोटी थी, जिस तख्त पर बैठती थी टूट जाता था। फिर अल्लाह मियाँ ने उसे जल्दी वापस बुला लिया था कि भाई तुम सही नहीं हो, बहुत तख्त तोड़ती हो, प्लीज़ कम बैक। अंसर एक नए रूप में खुलकर सामने था। फरी बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस रही थी, इतनी बेसाख्ता हंसी जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। अंसर ठिठक कर देख रहा था। मैं तुम्हें कह रहा था कि तुम्हारी लुक बहुत नेचुरल है, मगर हंसते हुए तो तुम सुपर नेचुरल लुक देती हो। वो अपनी मुस्कुराहट से तबाही मचा रहा था। अरे आपको पता है सुपर नेचुरल से लोग डरते हैं। फरी ने बमुश्किल हंसी रोकी। फरी को परी बना दें तो सुपर नेचुरल हो जाएगी। अंसर का बेड टाइम था। सुअंदर पार बैठी मनचाही दोशीज़ा ने खुद दिल के दर पर दस्तक दी थी। उसका मूड पूरी जौलानी पर था। आपका बेड टाइम कब शुरू होता है? वहाँ रात हो रही है ना? फरी को अचानक ध्यान हुआ कि कहीं वो उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हुआ हो।
रात हो रही थी, अब तो दिन हो रहा है। अंसर के होंठों पर शरीर मुस्कुराहट खेल रही थी। फरी की जान पर बन गई। दरहकीकत उसे ऐसे गर्मजोश स्वागत की तवक्को नहीं थी। चंद सानिया तो उसे समझ ही नहीं आई कि इस सूरत हाल से कैसे निपटे। बाय द वे फरी, एक बात तो बताओ। अंसर अब कदरे नॉर्मल लहजे में सवाल कर रहा था। जी बोलें। फरी को अंसर के अंदाज बदलने पर कदरे हैरत सी हुई। मेरे फादर यानी आपके नईम अंकल रोज़ाना सालार अंकल को फ़ोन करके पूछ रहे हैं कि फ़री को इंगेजमेंट रिंग पहनाने कब आएँ। अंकल प्रॉपर जवाब ही नहीं दे रहे। ये तो ज़्यादती है ना स्वीट हार्ट। अब देखो, तुम मुझे फ़ोन कर रही हो, इसका सीधा सा मतलब है कि अंकल तुमसे बात कर चुके हैं, तुम एग्री हो, तभी तो मुझे कांटेक्ट कर रही हो। तो अंकल क्यों टाइम पार कर रहे हैं? प्लीज़ ट्रस्ट करो, जो भी वजह है मुझसे शेयर करो। अंसर बोल रहा था और फरी का तो ये हाल था कि जैसे देव ने शहजादी के सर में कील गाड़कर पत्थर का बना दिया हो। सैल हाथ में पकड़े टुकर टुकर अंसर को देखे जा रही थी। क्या हुआ, स्टिल क्यों हो गई? अंकल आंटी ने तुमसे बात तो की होगी ना? अंसर उसकी यकदम खामोशी पर उलझने लगा। मैं बहुत डिप्रेस्ड थी, किसी से बात करने को दिल चाह रहा था, सोचा आपसे बात कर लूँ। मामा भी लाहौर गई हुई हैं ना, पापा रेस्ट कर रहे हैं। फरी अपनी फितरत के ऐन मुताबिक जो दिल में था बोलती चली गई। अब हैरान होकर चुप होने की बारी अंसर की थी। डिप्रेस्ड? वो संभल कर पूछने लगा। वो मेरे फ्रेंड का एक्सीडेंट हो गया है, वो एडमिट है। क्या मतलब, तुम्हारा बॉयफ्रेंड? अंसर को गोया धचका सा लगा। नो, मैं इतनी भी मॉड नहीं हूँ, अपने क्लास फेलो की बात कर रही हूँ। वो थोड़ा सा स्पेशल है बाय बर्थ। क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं वो सबका फ्रेंड है। वो सीधा सादा सा, लाइक एंजल। अंसर गहरी निगाह से फरी का चेहरा देख रहा था। मॉडर्न सोसाइटी में अरसा दराज गुजारने के बाद वो मासूम और चालाक लड़कियों में फ़र्क करने के काबिल हो चुका था। आज़ाद माशरे में लड़कियों से मेल जोल ने ही उसे इस काबिल बनाया था कि वो फरी जैसी साफ को और बेवकूफ़ी की हद तक सच बोलने वाली लड़की को लाइफ पार्टनर बनाने का फ़ैसला कर चुका था। वेरी सैड, ये नेचुरल है। आप जिन लोगों से अटैच्ड होते हैं उनका आपके मूड और लाइफ पर लाजमी असर पड़ता है। वो सेट हो जाएगा, इट्स ए पार्ट ऑफ लाइफ। अब अंसर फरी को तसल्ली दे रहा था। ये और बात कि फरी ने उसके अंदर बेदार होने वाली रूहानी मुसरत को तबाह कर दिया था। जिस तरह उसने खुश होकर फरी की वीडियो कॉल रिसीव की थी, खुदा हाफिज़ कहते हुए वो बुझा बुझा सा था। फरी की इतने अहम मामले से बेखबरी हैरान कुन थी, जबकि हाल ये था कि फुर्सत के लम्हात में दोनों बाप बेटा फरी की बातें करते थे, शादी का इवेंट प्लान कर रहे थे। फरी सेल फ़ोन हाथ में लिए अब गहरी सोच में थी। अंसर मुझे प्रपोज़ कर चुका है तो मामा पापा ने मुझसे अभी तक बात क्यों नहीं की? फरी अंसर के साथ कांटेक्ट में है, उसे अपने मामू की डेथ की इतला तक दे चुकी है, और सारा के बाद दुनिया में अक्लमंद औरतें पैदा नहीं हुई। हद है इस औरत से। बेटी जिम्मेदारी होती है, इसे मर्दों की तरह करियर बनाने के लिए फारिग नहीं रखा जाता। सालार साहब अर्शिला के हाथों होने वाली तौहीन के बाद इर्द गिर्द से बेनियाज अपनी ज़ात की गहराइयों पहनाइयों में उतरे हुए थे। इस औलाद की वजह से कदम कदम पर मेरे हाथ पांव बंध जाते हैं, मसलहतों से काम लेना पड़ता है। अगर वो अंसर के लिए राज़ी है तो मैं पहली फुर्सत में शादी कर दूंगा। यूँ भी औरतों के मशवरों पर चलने वालों को ज़िंदगी में ख्वार ही देखा है। अम्मा भी बाबा से यही कहती रहीं, मैं शम्सा की शादी किसी टुटपुंजिये से नहीं करूँगी, भले बैठी रहे सारी ज़िंदगी। बाबा कहते रहे, जो लड़की खुद शादी के लिए तैयार हो उसे बिठाए रखना, आग से खेलना है। मैंने अपने बाप को माँ के सामने बहसों के बाद हाथ जोड़ते देखा है। आर्मी में मशहूर है, बीवी का रैंक शोहर के रैंक से आगे का होता है। शोहर मेजर हो तो बीवी कर्नल होती है, शोहर कर्नल हो तो बीवी ब्रिगेडियर होती है। मेरा बाप मेजर था और माँ कर्नल, दोनों चले गए, मैं भुगत रहा हूँ। सालार साहब उठे और बेडरूम फ्रिज से पानी की ठंडी बोतल निकालकर गिलास भरने लगे। सारा की बस हो जाए, जो मर्ज़ी बोले। फरी राज़ी हो गई तो जब नईम कहेगा मैं उसकी शादी कर दूँगा। वो फ्रिज के पास पड़ी कुर्सी ही पर बैठकर पानी पीते हुए फैसला कुन अंदाज में सोच रहे थे। वो जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं बनता, मैं और मेरी बेटी अपना वक्त और एनर्जी उन पर ज़ाया कर रहे हैं। यही तो वो क्लास फेलोज़ होते हैं जो सिर्फ फ़ोटोज़ में रह जाते हैं। ज़िंदगी का एक पूरा दिन कम भी हुआ और ज़ाया भी। मुझे तो वो औरत टोटल पागल लगती है, नुमाइश पसंद, शेखी खोर। 3 लाख का आईफोन गिफ्ट करने पहुंच गई। हाँ, ऐसे लोगों से मेल जोल मेरी बेटी की साइकोलॉजी तबाह कर सकता है। सालार साहब को एहसास तौहीन तो हो रहा था, मगर ये ख्याल नहीं आया था कि वो उस पागल औरत को अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। आ गए दोनों बाप बेटी हमदर्द बनकर। मैंने भी खूब सुनाई। अर्शिला टूटू के साथ कॉरिडोर में टहलते हुए अभी तक गुस्से की कैफियत में थी। उन दोनों ने क्या किया है जो तुम उन पर चढ़ दौड़ी? टूटू को वाकई कुछ भी समझ नहीं आई। पागल को अपने घर में बांधा हुआ है, अर्शिला फिर दांत पीसते हुए बोली।
زین بتا رہا تھا کہ اس کی اتنی انسلٹ ہوئی تھی کہ وہ ڈرائیو نہیں کر پا رہا تھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ کتنا سینسٹیو ہے، میں تو اسے ہلکا سا بھی اسٹریس لینے نہیں دیتی۔ تھینک گاڈ اس کی جان بچ گئی، اب بھول جاؤ سب کچھ ورنہ تم خود بیڈ پر لیٹ جاؤ گی۔ ٹوٹو نے ضد ہو کر گویا ہاتھ جوڑ دیے تھے کہ ارشلا غصے سے جان نہیں چھڑا پا رہی تھی۔ ہاں تو اگر ٹوٹل لاس ہو جاتا تو کون میرا نقصان پورا کرتا؟ ارشلا نے رک کر ٹوٹو کو گھورا۔ جو نہیں ہوا اسے نہیں سوچتے، جو اچھا ہو گیا اسے یاد رکھتے ہیں۔ ٹوٹو نے ارشلا کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ اب میں اسے کالج نہیں بھیجوں گی، وہ پرائیویٹ ایگزام دے کر بھی اپنا اے لیول کر سکتا ہے، ارشلا نے قطعیت کے ساتھ کہا۔ اور تم یہ کیوں کرو گی؟ وجہ کیا ہے؟ ٹوٹو پھر الجھی۔ ارے زین اس لڑکی کے پیچھے پاگل ہے، اس کے گروپ میں 8 اسٹوڈنٹس ہیں مگر اسے صرف فری نظر آتی ہے، ارشلا نے ناگواری سے کہا۔ اگر ایسا ہے تو وہ تمہارا فیصلہ نہیں مانے گا، تم کیوں اپنا کام بڑھا رہی ہو؟ ٹوٹو نے گویا اپنا سر پیٹ لیا تھا۔ وہ میرا بیٹا ہے، میرا خیال کرے گا۔ تمہارا بیٹا نہیں ہے، لوگ بازار سے اپنی ضرورت اور پسند کی چیزیں لاتے ہیں، تم یہ ہیڈک اٹھا کر لائی تھی۔ اتنا ہینڈسم لوئل لائف پارٹنر تم نے اپنی فضول سی خواہش پر قربان کر دیا۔ ٹوٹو نے ارشلا کی بات کاٹی تو ارشلا نے بھی اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ اسٹاپ ٹوٹو، وہ ہینڈسم ضرور تھا مگر وفادار نہیں تھا، تمہیں لائلٹی کا نہیں پتہ، یہ کنڈیشنل نہیں ہوتی، لائل ہوتا تو جان دے دیتا، مجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ ٹوٹو نے بے ساختگی اور انجانے میں ارشلا کے ارد گرد الاؤ روشن کر دیے تھے اور اسے فوراً ہی اپنی غلطی کا احساس بھی ہو گیا تھا۔ اچھا چھوڑو، سوری، مجھے اس وقت اس بندے کا ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میرے لیے تم اہم ہو، وہ نہیں۔ ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ زین کچھ دنوں میں بالکل فٹ ہو جائے گا، تم اپنے روٹین کے کام کرو گی۔ ٹوٹو نے ارشلا کو کندھوں سے تھام لیا۔ یہ کیفیت اسپتال سے نکل کر ختم ہو جائے گی، جب گھر میں ہوگی تو آرام سے سوچنا، اس حالت میں تو کوئی بھی درست فیصلے نہیں کر سکتا۔ وہ بہت پیار سے ارشلا کو سنبھال رہی تھی۔ جو انسان خود ترسی کی کیفیت میں مبتلا رہتا ہو، خود کو مظلوم و بے بس سمجھتا ہو، ہر وقت غم گساروں کی ضرورت محسوس کرتا ہو، وہ دوسروں کی طرف سے ملنے والے ذہنی دباؤ کو برداشت نہیں کر پاتا، اسے ہر انسان اپنی تکلیفوں کا حصے دار نظر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ارد گرد بہت سے انسان ہر وقت لان تان کرتے انگارے چباتے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو دل سے کبھی نہ اللہ کا شکر کرتے ہیں نہ اللہ کے بندوں کا، بس ساری کائنات کو اپنا خدمتگار دیکھنا چاہتے ہیں۔ شمسا کی کولیگ کی چھوٹی بہن اپنا ذاتی کلینک کرتی تھی۔ اس کولیگ کا اور شمسا کا ساتھ بہت پرانا تھا، FSC تک دونوں ایک کالج میں تھیں۔ شمسا کی شادی ہو گئی تھی اور یہ کولیگ تابندہ BSc B.Ed کرنے کے بعد ٹیچنگ لائن میں آ گئی تھی۔ جب شمسا نے حالات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اسکول جوائن کیا تو تابندہ وہاں پہلے سے موجود تھی۔ شمسا نے فون پر رابطہ کر کے تابندہ کو اختصار کے ساتھ صورتحال سمجھائی اور مدد طلب کی تو تابندہ نے اپنی ڈاکٹر بہن رکشندہ کے پاس بھیج دیا تھا۔ رکشندہ ایک جوان لڑکی تھی، کلینک کرتے ہوئے اسے سال بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے مرہم پٹی بھی کی اور رفع درد انجیکشن بھی دیا، مگر بہن کی تاکید کے سبب شمسا اور واصف سے چھان بین والی کوئی بات نہیں کی۔ شمسا کو قدرے جھوٹ کا سہارا ضرور لینا پڑا تھا، مثلاً ان کی بھتیجی کو نفسیاتی مسئلہ ہے، کبھی کبھی دورے بھی پڑتے ہیں وغیرہ وغیرہ، مگر میڈیکل ٹریٹمنٹ ملنے کے بعد وہ پرسکون ہو گئی تھی۔ گھر آ کر کئی بار واصف کے کمرے کا دروازہ کھول کر جھانک چکی تھی۔ پین کلر انجیکشن کے بعد وہ اتنی گہری نیند سو رہا تھا کہ بے ہوشی کا گمان ہو رہا تھا۔ اینٹی بایوٹک کی ڈوز دینے کا وقفہ 7 گھنٹے بعد کا تھا۔ ابھی اسے سوئے ہوئے 5 گھنٹے ہوئے تھے، 2 گھنٹے کا ٹائم باقی تھا۔ وہ اس خیال سے کچن کی طرف آئیں کہ واصف کے کھانے کے لیے کچھ ہلکی پھلکی سی غذا تیار کر لیں، مگر سیل فون پر بجنے والی گھنٹی کی آواز نے ان کے بڑھتے قدم روک دیے۔ پہلا خیال تو یہی آیا کہ اسکول سے فون آیا ہے، وہ چھٹی پر ہے تو کوئی مسئلہ ہوا ہوگا۔ پرنسپل کو تو ویسے ہی چھٹی کرنے والی ٹیچر پر رہ کر غصہ آتا تھا، کیونکہ انہیں پیریڈز مینیج کرنا ہوتے تھے۔ سیل فون اٹھایا تو دل دھک سے رہ گیا، سالار صاحب کی کال آ رہی تھی۔ شمسا کے وجود پر تو گویا لرزہ طاری ہو گیا۔ السلام علیکم بھائی، جلدی سے کال ریسیو کی۔ کہاں ہو؟ سالار صاحب نے سلام کا جواب دینے کا بھی تکلف نہیں کیا۔ جی اوپر گھر میں ہی ہوں۔ شمسا کے لہجے میں ارتعاش تھا۔ نیچے آؤ، حکم صادر ہوا اور رابطہ منقطع ہو گیا۔ یا اللہ رحم، انہوں نے خود کو سنبھالنے کے لیے تخت کا سہارا لیا اور کنارے پر ٹک گئیں۔ نیچے تو لازمی جانا تھا مگر خود کو سنبھالنا بھی تو تھا۔ سالار صاحب کا نمبر ان کے فون میں محفوظ تو تھا، مگر سالوں میں شاید ہی انہوں نے کبھی براہ راست خود سے رابطہ کیا تھا۔ شمسا تو پلک جھپکتے میں نیچے جانا چاہتی تھی کہ آرڈر تھا، مگر خود کو سنبھالنے میں وقت لگ رہا تھا۔ 5 منٹ لگ گئے خود کو تیار کرنے میں۔ کھڑے ہوتے ہوئے انہوں نے واصف کے کمرے کے بند دروازے کی طرف دیکھا۔ شکر ہے سو رہا ہے، ورنہ میرے ساتھ ہی نیچے جاتا اور سے آگے وہ سوچنا ہی نہیں چاہتی تھی۔